कभी ऐसा महसूस होता है कि आप खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, कि दुनिया में कोई आपको इतना बुरा नहीं कहता जितना आप खुद को अपनी ही सोच में कहते हैं। आज हम इसी मुश्किल एहसास यानी खुद से नफरत करने की भावना पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक लेख हैं, रिकवरी पर एक किताब के अंश, ट्रॉमा पर एक अकादमिक पेपर और कुछ ऑनलाइन फोरम की बातचीत भी, जहां लोगों ने दिल खोलकर अपनी बात रखी है। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये भावना आती कहाँ से है, बल्कि ये भी देखना है कि इन स्रोतों के हिसाब से इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। हम इसके मूल कारणों से लेकर आत्मकरुणा यानी खुद के प्रति दयालु होने तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो एक लेख में कही गई है वो सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर है बहुत गहरी, कि खुद से नफरत करने की जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं। जब किसी बच्चे को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि वो काफ़ी नहीं है या उसमें कोई कमी है, तो वो ये मान लेता है कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। वो ये नहीं सोच पाता कि शायद मेरे माता पिता या मेरी देखभाल करने वालों के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक बच्चे के लिए ये सोचना लगभग नामुमकिन है। जिन लोगों पर उसकी पूरी दुनिया टिकी है वो गलत कैसे हो सकते हैं, तो वो सारा बोझ खुद पर ले लेता है। तो मतलब खुद से नफरत करना असल में एक तरह की वफादारी हुई, कि बचपन में अपने माँ बाप को गलत मानने से बेहतर बच्चा खुद को खराब मान लेता है। ये एक अजीब तरह का त्याग है जो बाद में जाकर जहर बन जाता है। बिल्कुल, एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये। जैसे रेडिट पर एक यूजर ने लिखा है कि उनकी माँ इतनी सख्त थी कि एक छोटी सी गलती पर भी चेहरे पर थप्पड़ मार देती थी। एक और ने बताया कि कैसे उनका परिवार उन्हें हमेशा बलि का बकरा बनाता था। तो जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं तो ये मान लेना कि मैं ही बुरा हूं, आपको दुनिया को समझने का एक तरीका देता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। और ये भावना सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं रहती है ना, मतलब ये आदत बन जाती है। रिकवरी पर लिखी किताब 12 स्टूपिड थिंग्स के मुताबिक ये आदत हमारे अंदर एक आदर्श छवि बना देती है, एक ऐसी तस्वीर कि हमें कैसा होना चाहिए। हाँ, और यहीं पे एक बहुत बड़ी वजह सामने आती है, हमारे मन में बसी वो आदर्श छवि। हम सोचते हैं कि मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा कामयाब होना चाहिए, मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक इसे टायरेनी ऑफ द शुड्स कहते हैं, यानी चाहिए का अत्याचार। और जब हम इस काल्पनिक परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाते तो हम खुद से नफरत करने लगते हैं। रेडिट पर राइट नेबरहुड 77 नाम के एक यूजर ने इस एहसास को बहुत बहुत गहराई से लिखा है। वो कहते हैं, मेरा अस्तित्व एक झूठ जैसा लगता है, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूं जो दूसरे मुझे समझते हैं, और ये मुझे दोगुनी आत्मघृणा से भर देता है। मतलब एक तो आप अपनी आदर्श छवि तक नहीं पहुंच पा रहे, और दूसरा आपको डर है कि आपका असली रूप देखकर लोग क्या कहेंगे। और इस दोहरे बोझ से निपटने के लिए हम कुछ रणनीतियां अपनाते हैं। कैरन हॉनी, जो एक मनोवैज्ञानिक थी, कहती हैं कि हम सब बुनियादी चिंता से निपटने के लिए 3 मुख्य रास्ते अपनाते हैं। या तो हम लोगों की तरफ बढ़ते हैं, यानी सबको खुश करने वाले बन जाते हैं, या फिर लोगों के खिलाफ जाते हैं, मतलब आक्रामक होकर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या फिर लोगों से दूर चले जाते हैं, अकेले और अलग थलग रहना पसंद करते हैं। पर क्या हम सब इतने सिंपल हैं? मुझे तो लगता है कि मैं दिन में तीनों काम करती हूँ। पहले किस रास्ते पर भागते हैं? हॉर्नी कहती हैं कि यही डिफॉल्ट सेटिंग हमें एक आदर्श छवि बनाने पर मजबूर करती है। अगर आप लोगों को खुश करने वाले हैं तो आपकी आदर्श छवि सबसे प्यारा, कभी गुस्सा ना करने वाला इंसान होगी। और जैसे ही आपको गुस्सा आएगा आप खुद से नफरत करेंगे, क्योंकि आप अपनी ही बनाई छवि से फिसल गए। यह एक ऐसा गर्व का सिस्टम है जो हमें लगातार अपनी ही नजरों में गिराता रहता है। तो ये तो हुई जड़ की बात, कि ये भावना पैदा कहाँ से होती है। लेकिन जब कोई इस भावना के साथ जी रहा होता है तो उसकी दुनिया दिखती कैसी है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर कैसा होता होगा? इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। थियोडोर रूबिन की किताब है कंपैशन एंड सेल्फ हेट। उसकी समीक्षा में एक सवाल पूछा गया है, हम अपने ही खिलाफ इतनी क्रूरता से क्यों पेश आते हैं। इसी समीक्षा में परफेक्शनिज्म यानी हर काम को बिल्कुल सही करने की धुन को आत्मघृणा की परछाई कहा गया है। ये वो परछाई है जो हर वक्त आपका पीछा करती है, आपको बताती रहती है कि आप काफी नहीं हैं। हमारे स्रोतों में एक कार्टून की तस्वीर भी है ना, जिसमें एक आदमी चॉकबोर्ड के ऊपर एक नामुमकिन तरीके से झुका हुआ है, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। ये उन असंभव मानकों का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो हम खुद पर थोपते हैं। हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे झुक जाएं, ऐसे मुड़ जाएं, जो शारीरिक रूप से संभव ही नहीं है, और जब नहीं कर पाते तो खुद को कोसते हैं।
और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसके असल दुनिया में परिणाम होते हैं। 12 स्टूपिड थिंग्स किताब में बताया गया है कि ये आत्मविनाशकारी व्यवहार को जन्म देती है, जैसे नशे की लत। यहीं पर सिलेक्टिव इनअटेंशन की अवधारणा आती है। इसका मतलब है हम उन सभी सबूतों को देखना ही बंद कर देते हैं जो हमारी बनाई हुई कहानी के खिलाफ हों। अच्छा, मतलब अगर मैंने मान लिया है कि मैं एक नाकाम इंसान हूं, तो मैं अपनी कामयाबियों को या तो देखूंगी नहीं या उन्हें किस्मत का खेल मानकर खारिज कर दूंगी। बिल्कुल। जैसे एक शराबी ये मानने से इनकार करता है कि वो लाचार है। वो उन 100 मौकों को अनदेखा कर देगा जहां शराब ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और उस एक मौके को याद रखेगा जहां उसने कंट्रोल कर लिया था। ये खुद को धोखे में रखने का एक तरीका है, ताकि अपनी दर्दनाक हकीकत का सामना न करना पड़े। इसी किताब में भावनात्मक निर्भरता का भी जिक्र है, यानी जब हम अपनी खुशी और अपने वजूद के एहसास के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। किताब में मार्क और शीला की एक कहानी है। मार्क को लगता था कि उसकी शादी में सारी समस्या शीला की वजह से है। वो अपनी हर तकलीफ के लिए शीला को दोषी ठहराता था और ये देख ही नहीं पा रहा था कि समस्या में उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। ये उसका ब्लाइंड स्पॉट था। और ये ब्लाइंड स्पॉट हमें एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की तरफ ले जाता है, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत आसान। इसे आसान बनाइए, क्योंकि ये सुनने में काफी भारी लग रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो, और बाद में जब आप शांत हुए तो आपको लगा कि वो हिम्मत या वो शब्द कहाँ से आए थे? हाँ, कई बार बाद में लगता है कि वो मैं थी ही नहीं। बस यही है स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। आपका दिमाग उस गुस्से की स्थिति में अलग तरह से काम कर रहा था। उस स्थिति में आपने जो सीखा या महसूस किया, वो शांत होने की स्थिति में आपके काम नहीं आता। हमारी भावनाएं एक तरह का नशा है, और हम एक भावनात्मक नशे में जो सीखते हैं वो होश में आने पर बेकार हो जाता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि नशे में सीखी हुई चीज होश में आने पर काम नहीं आती? ये तो कमाल की बात है। हमारे स्रोतों में चूहों वाला एक प्रयोग भी है ना? हाँ, वही। शोधकर्ताओं ने चूहों को शराब के नशे में एक भूल भुलैया पार करना सिखाया। उन्होंने सीख लिया, पर अगले दिन जब वे होश में थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे भूल भुलैया पहली बार देख रहे हों। यही वजह है कि कई लोग भावनात्मक रूप से विकसित नहीं हो पाते। वे शांत मन से फैसला करते हैं कि अगली बार गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है सारी सीख धरी की धरी रह जाती है। वे उसी पुरानी आदत पर लौट आते हैं और फिर खुद से और ज्यादा नफरत करते हैं। ये एक दुष्चक्र है। ये बहुत डरावना है। तो अगर जड़ें इतनी गहरी हैं और प्रभाव इतने विनाशकारी हैं, तो स्रोत आगे बढ़ने का क्या रास्ता सुझाते हैं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि सभी स्रोत एक ही दिशा में इशारा करते हैं। रूबिन की किताब की समीक्षा में पहला कदम बताया गया है जागरूकता। बस उस अंदरूनी आवाज को सुनना जो आपकी निंदा करती है। उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करनी, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे सुनना है बिना उस पर विश्वास किए। मतलब उस आवाज को एक बाहरी शोर की तरह देखना, अपनी सच्चाई की तरह नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर ट्रॉमा पर आधारित लेख से कंपैशनेट विटनेसिंग यानी करुणा के साथ गवाह बनना की अवधारणा बहुत काम आती है। इसका मतलब है अपने दुख को, अपनी तकलीफ को बिना किसी जजमेंट के देखना। ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, बजाय ये सोचने कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। ये खुद के प्रति एक दयालु गवाह बनने जैसा है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर करना बहुत मुश्किल होगा। ट्रॉमा रिकवरी के विशेषज्ञ जूडिथ लुइस हर्मन ने रिकवरी के 3 चरण बताए हैं। क्या वो यहाँ मदद कर सकते हैं? हाँ, वे एक तरह का रोड मैप देते हैं। पहला चरण है सुरक्षा, सेफ्टी, यानी एक ऐसा माहौल बनाना जहां आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें। ये आपकी असली दुनिया में भी हो सकता है और आपके मन के अंदर भी। दूसरा चरण है याद करना और शोक मनाना, रिमेम्बरेंस एंड मॉर्निंग, जहां आप अपने अतीत के घावों को स्वीकार करते हैं और उनसे जुड़े दुख को महसूस करने की इजाजत देते हैं। और तीसरा है पुनः जुड़ना, रिकनेक्शन, यानी दुनिया और लोगों के साथ फिर से एक स्वस्थ रिश्ता बनाना। कंपैशनेट विटनेसिंग इन तीनों ही चरणों का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब कुछ व्यवहारिक सलाह देखते हैं जो हमें रेडिट थ्रेड से मिली हैं। लोगों ने बहुत ही ज़मीनी सुझाव दिए हैं। कुछ ने किताबें सुझाई हैं जैसे रेडिकल एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंपैशन, और कुछ ने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जैसे बुनाई या क्रोशिया जैसा कोई काम करना जो आपके हाथों को व्यस्त रखे और दिमाग को शांत करे।
यहाँ तक कि अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखने और विटामिन डी और मैग्नीशियम लेने जैसे सुझाव भी हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम असल में हमन के पहले चरण यानी सुरक्षा बनाने के तरीके हैं। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को एक संदेश भेजते हैं कि तुम सुरक्षित हो। इसी तरह बुनाई जैसी कोई गतिविधि आपको वर्तमान में रखती है, अतीत के घावों या भविष्य की चिंता से दूर। ये जवाब मत खोजो, अभी सवालों को जियो। शायद तब भविष्य में किसी दिन तुम धीरे धीरे बिना ध्यान दिए जवाब तक पहुंच जाओगे। ये मुझे बहुत पसंद आया। हम हमेशा तुरंत समाधान चाहते हैं, पर शायद कुछ चीजों का इलाज प्रक्रिया में ही छिपा होता है। और ये बात सीधी सीधी कंपैशनेट विटनेसिंग से जुड़ती है। सवालों के साथ जीना मतलब अपनी अनिश्चितता और तकलीफ के साथ बिना जजमेंट के बैठना। यहां रुबिन की करुणा की परिभाषा बहुत सटीक बैठती है। करुणा अपने व्यवहार के लिए बहाने बनाना नहीं है, बल्कि अपने दुख को समझना और ऐसे तरीके चुनना है जो जीवन को थोड़ा और सहन योग्य बनाए। ये खुद को ठीक करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि खुद को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया है। तो आज हमने आत्मघृणा की जड़ों को समझा, जो अक्सर बचपन में होती हैं और एक तरह की गलत वफादारी से पैदा होती हैं। फिर हमने देखा कि कैसे ये चाहिए कि अत्याचार और स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग जैसे चक्रों में हमें फंसा देती है। और आखिर में हमने जागरूकता, करुणा के साथ गवाह बनने और छोटे छोटे व्यवहारिक कदमों के जरिए आगे बढ़ने के रास्ते देखे। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। ट्रॉमा वाले लेख में एक बहुत ही मार्मिक अवधारणा है, अलगाव की रणनीतियों का सम्मान करना। इसका मतलब है कि हमारे जो आत्मविनाशकारी व्यवहार हैं या जो दीवारें हम अपने चारों ओर बनाते हैं, वे बेवजह नहीं हैं। वे किसी समय हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी थीं। वे तब पैदा हुई जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो आज का विचार ये है कि अपनी किसी आत्मघाती आदत या आत्मघृणा की भावना को आंकने के बजाय क्या हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये कभी किस उद्देश्य को पूरा करती थी, ये हमें किस चीज से बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सवाल आपको अपने अंदर झांकने के लिए एक नई, शायद ज्यादा दयालु दिशा दे सकता है।